गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे इंडिया के अंदर 5 मेजर हेल्थ कंसर्न जो बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हैं। इंडिया उनकी चपेट में बहुत जल्दी से बहुत तेजी से आ रहा है। उनमें से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है डायबिटीज, जिसमें हम लोग कैपिटल हो चुके हैं वर्ल्ड के अंदर। दूसरा कार्डियोवेस्कुलर डिजीज, उसमें भी ऑलमोस्ट हम लोग कैपिटल हो चुके हैं। देन है ओबेसिटी, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स और उसके साथ साथ आर्थराइटिस। तो आज हम बात करेंगे आर्थराइटिस के बारे में। आर्थराइटिस मीन्स गठिया। अगर साधारण भाषा में बात करें तो आर्थराइटिस को हम लोग गठिया बोलते हैं। आर्थराइटिस शरीर के किसी भी जॉइंट्स में हो सकता है। और आर्थराइटिस या गठिया जो है वो अगर आयुर्वेद के हिसाब से बात करें तो 80 से भी ज़्यादा प्रकार का होता है। और मॉडर्न साइंस के हिसाब से भी बोले तो कई तरह का गठिया होता है। उनमें से 3-4 नाम मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जो बिग जॉइंट्स के अंदर होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की चपेट में बहुत ज़्यादा है लोग। उसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जो स्मॉल जॉइंट्स जिसमें अफेक्ट होते हैं। हमारी इम्यूनिटी ही हमारे हेल्दी सेल्स को डैमेज करने लग जाती है। देन उसके अलावा है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, गाउट है, जहाँ पे यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जॉइंट्स के अंदर जमा होने लग जाते हैं। लेकिन ये और भी तरह के हैं, मैं इनके ऊपर ज़्यादा नहीं जाऊँगा। आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली बिग जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। जैसे नी जॉइंट है, जिसको आर्टिकुलर जॉइंट्स भी बोलते हैं या फिर साइनोवियल जॉइंट्स भी बोलते हैं। उसके साथ-साथ हिप जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट्स है। ये बिग जॉइंट्स इसके अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। या यूँ समझिए कि इन बिग जॉइंट्स के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा होता है। पहले तो ये समझ लीजिए ऑस्टियोआर्थराइटिस है क्या? ऑस्टियोआर्थराइटिस अपने आप में इंडिकेट कर रहा है। ऑस्टियो मीन्स बोन्स, आर्थ्रोन मीन्स जॉइंट्स, आइटिस मीन्स पेनफुल इन्फ्लामेशन या पेन। ऑस्टियोआर्थराइटिस पेनफुल इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। तो ये बिग जॉइंट्स की जैसे मैं बात कर रहा था। तो अगर आप जॉइंट्स को देखेंगे तो दो हड्डियां जो हमारी है, हिप बोन जो फीमर है, सबसे बड़ी हड्डी है वो, उसका एंड, और जो नीचे वाली टीबिया है लोअर लिम्ब की, उसका जो एंड है, इन दोनों हड्डियों का एंड, इसमें इनके जो एंड्स में है कार्टिलेज होती है। जो कॉन्डाइल्स होते हैं उनके ऊपर वहाँ कार्टिलेज होती है। कार्टिलेज एक सॉफ्ट टिश्यू है बेसिकली। ये बहुत ही नरम, जैसा इस तरह का नाक का और ये जो कान का टिश्यू है उस तरह का सॉफ्ट टिश्यू होता है। ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, ये कुशन का काम करता है, गद्दे का काम करता है, सो दैट हमारे जॉइंट्स की मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहे और हमारे जो हड्डियां हैं उनके बीच में फ्रिक्शन ना हो। और साइनोवियल कैविटी के अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है, उसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो कार्टिलेज के लिए जरूरी है। साइनोवियल फ्लूइड्स लुब्रिकेशन का काम करता है। बेसिकली देसी भाषा में इसको ग्रीस बोलते हैं। तो कई बार जैसे बोलते हैं ना कि ग्रीस कम हो गया है, तो एक एज के बाद ये विस्कस होता है, थोड़ा कम हो जाता है। साइनोवियल फ्लूइड जो ग्रीस है वो मेंटेन रहे तो कार्टिलेज भी मेंटेन रहेगी। और इसके लिए हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो न्यूट्रिशन है। अब रही बात, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप कैसे होता है? जब कार्टिलेज घिसने लग जाती है। क्योंकि एक एज के बाद रीजनरेशन और डीजनरेशन, इसमें फ़र्क आ जाता है। वैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस को क्रोनिक डीजनरेशन डिजीज़ भी बोलते हैं, सीडीडी। ये उम्र के साथ-साथ डीजनरेशन जैसे बढ़ता है, वैसे-वैसे ये ऑस्टियोआर्थराइटिस बढ़ता जाता है, कार्टिलेज घिसती जाती है। तो सबसे पहला इसका कारण है कार्टिलेज घिसने का या डैमेज होने का या रप्चर होने का, एज। सबसे पहली चीज़ है एज। एज रिलेटेड बीमारी इसको बोलते हैं। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाती है, कार्टिलेज ज़्यादा घिसना शुरू हो जाती है, तो उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। आजकल तो ये पहले बोला जाता था ओल्ड एज की डिजीज़ है, लेकिन आजकल तो 40 प्लस से ये कहीं न कहीं इसकी स्टार्टिंग हो ही जाती है। उसके साथ-साथ हम बात करें एज के अलावा, जो एज रिलेटेड ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसको हम लोग प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। उसके साथ-साथ कोई भी फैक्टर्स हो सकता है, जैसे जेंडर है, फीमेल और मेल। तो फीमेल में ये 50 प्लस के बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन डेवलप होने लग जाती है। क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, ओबेसिटी की कंडीशन बनती है और ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलपमेंट उनको शुरू हो जाता है 50 प्लस के बाद। मेल में भी होता है 60 के बाद। देन कुछ और फैक्टर्स है, जैसे मैंने बताया एज है, दूसरा है जेंडर है, तीसरा है ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा या हेवी वेट होना। क्योंकि नी जॉइंट है वो वेट बियरिंग जॉइंट है बेसिकली। और जब आपका वजन बहुत ज़्यादा है, मान लो किसी का वजन बहुत ज़्यादा है और मूवमेंट होते हैं, या कई बार उस वजन की वजह से डैमेज ज़्यादा होता है या फिर घिसाव ज़्यादा होता है कार्टिलेज का। तो कार्टिलेज ज़्यादा वजन की वजह से भी घिसती है, तो ये भी एक फैक्टर है कि आप अपने वेट को मेंटेन करें। देन चौथा है जॉइंट इंजरी। कभी शायद बचपन में या कभी कहीं पे भी हमारे अगर जॉइंट की इंजरी हुई है, तो एक टाइम के बाद फिर वो कार्टिलेज का डैमेज ज़्यादा शुरू हो जाता है और वो ऑस्टियोआर्थराइटिस में
कन्वर्ट हो जाता है। पांचवा है स्ट्रेस। कई बार जैसे एथलीट होते हैं या जो हैवी वेट काम करते हैं, जैसे फार्मर्स है, या बहुत ज़्यादा जो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो कंटिन्यूस स्ट्रेस जॉइंट्स में रहता है। तो इस कंटिन्यूस स्ट्रेस की वजह से भी कार्टिलेज का घिसाव ज़्यादा होता है। तो कार्टिलेज ज़्यादा घिसती है तो डेफिनेटली वो फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाती है। देन उससे अगला है सिक्स्थ पॉइंट कह सकते हैं, वो जेनेटिक भी होता है। कई लोगों में जैसे हिस्ट्री रही हो, जैसे पेरेंट्स को हो या दादा दादी को रही हो, इस तरह की हिस्ट्री ऑस्टियोआर्थराइटिस रहा हो, तो ऐसे केसेस में भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के एक पर्टिकुलर एज के बाद। सेवंथ है बोन डिफॉर्मिटीज। कोई भी कारण हो सकता है, बोन डिफॉर्मिटी की वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाता है बिफोर टाइम। देन लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइफस्टाइल की वजह से कई तरह की बीमारियां हो रही है, उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस भी है। जैसे आज हम बात करें तो कुछ फूड या कुछ ऐसे आइटम हैं जो ट्रिगर करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस को, जैसे रिफाइंड शुगर है, टोबैको, अल्कोहल है, ये भी ऑस्टियोआर्थराइटिस को डेवलप करने का काम करते हैं या उसमें हेल्प करते हैं। उसके साथ साथ जैसे आजकल फूड चॉइसेस हमारी लाइफस्टाइल की वजह से अलग हो गई है, जैसे प्रोसेस फूड है, फास्ट फूड है, जंक फूड है, फ्राइड फूड है, या यूँ समझ लीजिए कि ये भी ऑस्टियोआर्थराइटिस के डेवलपमेंट में हेल्प कर देते हैं। तो आप इनसे तो बचिए एटलीस्ट। एज पर ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 2019, इस स्टडी में ये बताया गया है कि पूरी दुनिया में 7 से भी ज़्यादा % लोग हैं जो ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित हैं। मतलब मोर देन 500 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड आर सफरिंग फ्रॉम ऑस्टियोआर्थराइटिस। According to WHO, almost 10% of the men and more than 18% of the female are affected from automatic osteoarthritis above 60 years. इंडिया में लगभग 1.5 करोड़ लोग हर साल ऑस्टियोआर्थराइटिस की चपेट में आ रहे हैं। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको हो रहा है, पेन हो रहा है, स्वेलिंग आ रही है, स्टिफनेस आ रही है, मूवमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, तो अब इसको डायग्नोस कैसे करें? आप पता कैसे चलेगा कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस ही है? आपके डॉक्टर को दिखा के जब एक्सरे निकलवाते हैं स्टैंडिंग पोजीशन में, फ्रंट का और साइड का, तो फ्रंट के एक्सरे में आपको पता चल जाता है। और इसमें 4 स्टेजेज होती है। सबसे पहली स्टेज है माइनर, जिसमें आपको हल्का-फुल्का पेन शुरू होता है। वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हल्की-फुल्की एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी से वो उसमें आराम आ जाता है। देन है माइल्ड, जिसमें आपको एक्सरे शो कर देता है कि कहीं न कहीं थोड़ा-सा घिसाव शुरू हो गया है। उसको हम लोग बोलते हैं माइल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस। देन उसके बाद है मॉडरेट। मॉडरेट ऑस्टियोआर्थराइटिस में एक्सरे में क्लियर कट पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ पे कार्टिलेज घिस गई है और आपका गैप कम हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, जब आप डॉक्टर्स को दिखाते हैं, आपने एक्सरा देखा, किसी एक्सपर्ट को दिखाया, तो आपको ये पता चलेगा कि ये सब चीज़ें रिकवर हो सकती है, पर्टिकुलर फिजियोथेरेपी से, और कुछ न्यूट्रिशन आपकी डाइट में आप ऐड करें या कुछ सप्लीमेंट्स लें जो आजकल अवेलेबल है, तो आप उससे रिकवर हो सकते हैं। लेकिन चौथी स्टेज है सीवियर, उसका कोई इलाज नहीं है। अगर सीवियर कंडीशन आ गई, जैसे बोलते हैं ना कि बचाव ही उपचार है, तो मेरा रिकमेंडेशन हमेशा यही रहता है कि आप बचाव रखिए तो ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि अगर सीवियरिटी आ गई, तो आप यूँ समझ के चलिए कि ऑपरेशन या नी सर्जरी उसका सॉल्यूशन है, उसका अल्टरनेट है। और नी सर्जरी करवा लिया आपने, तो उसके नॉर्मल हेल्दी टिश्यू तो खत्म हो जाते हैं। उसके बाद आपके सेंसेशन वहाँ पे नहीं आते और आपको टेम्पररी बहुत अच्छा रिलीफ मिल जाता है। लेकिन वही नी सर्जरी के बाद आप 3 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल या 10 साल आप निकाल सकते हैं। उसके बाद वापस से आपको रिपीट सर्जरी करवानी पड़ेगी, या फिर कभी आप गिर गए मान लो या कोई चोट लग गई, तो वापस से उसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो नी सर्जरी एक सॉल्यूशन नहीं है, ये तो लास्ट अल्टरनेट है इमरजेंसी में। उससे पहले आप अपना बचाव करिए। करना क्या रहेगा, आप थोड़ा-सा वो देखिए कि आप अपने फूड चॉइसेस में चेंज कीजिए। जैसे आप अपनी डाइट में नट्स शामिल कीजिए, जैसे वॉलनट है, आलमंड है, इन चीज़ों में बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ओमेगा होता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारी जॉइंट्स हेल्थ के लिए। देन सीसेम है, तिल्ली का तेल या तिल्ली आप अगर सेवन करते हैं उसका, तो आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, इस तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो हमारी हेल्थ और बोन की हेल्थ में हेल्प करते हैं। उसके साथ-साथ लेग्यूम्स आपकी डाइट में शामिल करें, दालें जैसे हैं, चना है, सोयाबीन है, राजमा है, इनमें अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, प्रोटीन होता है, अदर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। ब्राउन राइस है, जैसे पॉलिश्ड राइस खाते हैं उसकी जगह आप ब्राउन राइस खाइए या ब्राउन राइस का सेवन कीजिए, तो उससे भी आपको कई सारे एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं, कई तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, स्पेशली जॉइंट्स हेल्थ में बहुत हेल्प करते हैं। सिट्रस फ्रूट्स भी हैं। पोमेग्रेनेट फ्रूट्स में काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, उसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी होती है। देन सिट्रस फ्रूट्स है, जैसे मैंने बताया आपको, ऑरेंजेस है, ये भी आपकी जॉइंट्स हेल्थ, बोन हेल्थ में बहुत हेल्प करती है।
जी, गुआवा, आंवला, बेरीज ये सब भी हमारी जॉइंट्स और बोन्स हेल्थ में बहुत अच्छी हेल्प करती है, बल्कि फास्ट रिकवरी में भी हेल्प करती है। उसके अलावा आप कोकोनट वाटर भी ले सकते हैं, क्योंकि ये एल्कलाइन होता है नेचर में, तो ये भी जैसे वात-पित्त करता है, उसमें हेल्प करता है बैलेंस करने के लिए। ग्रीन टी भी ले सकते हैं, जिसमें बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये भी कई तरह के फ्री रेडिकल डैमेज से हमें बचाती है, कई तरह के डीजनरेशन से हमें बचाती है। तो डेफिनेटली ग्रीन टी से भी इसमें हेल्प मिलती है। उसके अलावा एक हार सिंगार एक प्लांट है, जिसको रात रानी या नाइट जैस्मिन या पारिजात भी बोलते हैं। तो आप इसके जो पत्ते होते हैं, 5-7 पत्ते लेके इसका कूट के अगर काढ़ा बनाकर अगर आप इसको लेते हैं खाली पेट, तो किसी भी तरह का आर्थराइटिस हो, उसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। हारसिंगार बहुत ज़बरदस्त प्लांट है। देन लास्ट में मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि आप एक्टिव रहिए। जो लोग एक्टिव रहते हैं, कुछ न कुछ जैसे मॉर्निंग वॉक करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, वाटर एरोबिक्स करते हैं, ऐसे लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन बहुत कम होती है, या यूँ समझिए कि बहुत समय के बाद डेवलप होती है। तो आप एक्सरसाइज करके, एक्टिव रह के अपने आप को भी इस बीमारी से बचा सकते हैं। उसके साथ-साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फिज़िकल थेरेपी, जिसको हम फिजियोथेरेपी बोलते हैं। आप फिजियोथेरेपी से मिलके प्रॉपर एक्सरसाइज कीजिए, स्पेशली एक क्वाड्रासेप एक्सरसाइज होती है जो आपके जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा रिलीफ देती है। तो वो एक्सरसाइज आप फिजियोथेरेपी से मिलके और कीजिए। उसके साथ-साथ मैं फाइनली एक ही बात बोलूँगा कि आप अपनी डाइट को न्यूट्रिशियस बनाइए, जो प्रोटीन रिच हो, एंटीऑक्सीडेंट रिच हो और ओमेगा भी हो उसमें। देन आप विटामिन डी सनलाइट से ले सकते हैं, आपको सन एक्सपोज़र भी लेना चाहिए, ताकि आपको नेचुरली विटामिन डी मिले। ये सब चीज़ें हमारी बोन्स को, जॉइंट्स को और ओवरऑल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रखेगी, हेल्दी रखेगी, और ये सब जब आप करेंगे तो आप अपने आप ही हेल्दी रहेंगे। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, आप सब जानते भी हैं, बचाव ही उपचार है। तो मेरा यहाँ ये सब चीज़ें बताने का मकसद एक ही है कि आप अपने आप को ऐसी बीमारियों से प्रिवेंट कर सकते हैं। ये जो चीज़ें थोड़ी-सी मैंने बताई है, उनको आप आज़मा कर। लेकिन कोई भी अगर इमरजेंसी कंडीशन है या क्रोनिक कंडीशन है, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह-मशवरा लें, उसके बाद ही कोई चेंजेज़ करें। थैंक यू।